एकादश के बच्चों का बैंकिंग के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान, नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड। कार्यों के आधार पर स्वर्णमान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो राष्ट्रीय स्वर्णमान और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। तो सबसे पहले हम जानते हैं राष्ट्रीय या घरेलू स्वर्णमान का क्या अर्थ है। देखिए, ऐसे मान का मुख्य उद्देश्य मुद्रा इकाई के आंतरिक मूल्य को स्थिरता प्रदान करना है, यानी कि जो मुद्रा इकाई है उसका देश के भीतर जो मूल्य है वो स्थिर रहे। यही राष्ट्रीय या घरेलू स्वर्णमान का उद्देश्य होता है। क्राउथर कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वर्णमान वह स्वर्णमान है जिसका कार्य देश के आंतरिक मूल्य को स्थिर रखना है। वही बात है। इस मान की मुख्य विशेषता मुद्रा की मात्रा तथा स्वर्ण कोशों के मध्य एक निश्चित समानुपाती संबंध स्थापित करना है। यानी कि जितने स्वर्ण कोश हैं और जितनी मुद्रा की मात्रा है उनके बीच जो एक निश्चित संबंध तय किया गया है वह संबंध स्थिर रहे, वह संबंध बना रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान का अगर हम अर्थ जानने की कोशिश करें तो इसका मुख्य उद्देश्य देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य यानी कि विनिमय दरों को स्थिर करना है। क्राउथर यहाँ कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान वह मान है जिसका कार्य देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना है। यह इस मान का एक कार्य मुद्रा को स्वर्ण में परिवर्तित करना भी है, अर्थात इसकी मुख्य विशेषता यह है कि मुद्रा इकाई और स्वर्ण इकाई के मध्य एक निश्चित समानुपाती संबंध स्थापित करना। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं, जब विश्व के कई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को स्वर्ण की एक निश्चित मात्रा में वर्णित कर लेते हैं तो इस मुद्रा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के नाम से जानते हैं। इस मान को अपनाने वाले राष्ट्रों के बीच मौद्रिक सहयोग होना आवश्यक है। तो स्वर्णमान के तीन स्वरूप आपने पढ़े, स्वर्ण चलनमान, स्वर्ण धातुमान और स्वर्ण विनिमयमान। इनमें स्वर्णमान के दोनों रूप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विद्यमान हैं। जो अन्य स्वरूप हैं स्वर्ण निधिमान और स्वर्ण समतामान, इसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ही विद्यमान है। अब हम सबसे पहले राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण जानेंगे। पहला गुण है कीमत स्तर में स्थिरता। विश्व में स्वर्ण के उत्पादन में बहुत अधिक उच्चावचन नहीं होते, यानी कि स्वर्ण जितनी मात्रा में उपलब्ध है वह लगभग उतना ही रहता है और एक निश्चित दर से ही स्वर्ण की खादानों से स्वर्ण निकाला जा सकता है और उसको परिष्कृत किया जा सकता है। उसमें बहुत तेज़ी से कोई परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं होता। तो स्वर्ण के परिमाण या स्टॉक में अधिक परिवर्तन न होने के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति में विशेष परिवर्तन नहीं होता। मुद्रा प्रसार का भय नहीं। स्वर्ण के स्टॉक में अधिक परिवर्तन न होने के कारण मुद्रा की मात्रा भी लगभग स्थिर रहती है। जनसाधारण का विश्वास। मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से स्वर्ण से संबंधित होने तथा मुद्रा के स्वर्ण में परिवर्तनीय होने के कारण जनता का ऐसे मुद्रामान में विश्वास बना रहता है। स्वचालकता। मुद्रा तथा स्वर्ण के मध्य एक निश्चित संबंध होने के कारण सरकार को इस मान को चालू रखने के लिए किसी विशेष हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के लाभ। मुद्रा के मूल्य में स्वर्ण के निश्चित मात्रा में वर्णित किए जाने के कारण इस मुद्रामान के अंतर्गत वे सभी लाभ प्राप्त होते हैं जो कि एक सर्वमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही इसमें विदेशी व्यापार में भी बड़ी सुविधा रहती है। इन लाभों के अलावा, इन गुणों के अलावा कुछ दोष भी हैं राष्ट्रीय स्वर्णमान के, तो चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। एक तो लोचहीनता है। लोचहीनता से तात्पर्य क्या है? इसके अंतर्गत मुद्रा प्रणाली लोचहीन बन जाती है क्योंकि मुद्रा की मात्रा में राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार वृद्धि करना कठिन होता है। युद्ध, आर्थिक मंदी, आर्थिक नियोजन की परिस्थितियों में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना आवश्यक होता है। ऐसा स्वर्ण कोशों की मात्रा में वृद्धि करके ही किया जा सकता है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वर्णमान में लोचहीनता का एक अवगुण या दोष पाया जाता है। स्वचालकता का अभाव। इस मान में स्वर्ण कोशों की मात्रा तथा देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के मध्य कोई संबंध ही नहीं होता। घरेलू उत्पादन में होने वाले उच्चावचनों के कारण देश की मुद्रास्फीति व मुद्रा संकुचन जैसी गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। गंभीर अस्थिरता।
विश्व में स्वर्ण के असमान वितरण के कारण ऐसी मुद्रा व्यवस्था में चलन इकाई की मात्रा तथा कीमत स्तर को स्थिरता प्रदान करना संभव नहीं हो पाता। 14 पॉइंट, जनता के विश्वास का स्वर्ण पर आधारित न होना। आजकल जनता का अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में जो विश्वास है उसका आधार स्वर्ण नहीं है। अतः यह मानना दोषपूर्ण है कि मुद्रा के प्रचलन का आधार स्वर्ण होने के कारण इस मुद्रा मान में जनता का विश्वास बना रहता है। जनता का विश्वास सरकारों के ऊपर विश्वास पर या सरकारों की साख पर निर्भर करता है। सामान्य परिस्थितियों में ही उपयुक्त यह मान सामान्य या शांतिकालीन दशाओं में तो ठीक से कार्य करता है, लेकिन गत शताब्दी के प्रथम 40 वर्षों का आर्थिक इतिहास ये बताता है कि यह असाधारण परिस्थितियों में असफल हो जाता है। हॉम ने ठीक ही लिखा है कि स्वर्णमान की तुलना एक नाव से की जा सकती है जो शांत समुद्र में तो चल सकती है किंतु तूफान की प्रतिकूल परिस्थितियों में तत्काल टूट जाती है। अब चलिए हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के गुण क्या हैं। अपने निम्नांकित गुणों के कारण ये मान, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान कहते हैं, लगभग 50 वर्षों तक विश्व में अस्तित्व में रहा। सबसे पहले विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। इस मौद्रिक व्यवस्था में विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन होते भी हैं तो वे स्वर्ण आयात और निर्यात बिंदुओं के बीच ही होते हैं। यानी कि सोने का आयात और निर्यात हम जितना कम और ज़्यादा कर लेते हैं, बस विदेशी विनिमय दरों में उतने ही परिवर्तन होते हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी देश में किसी देश की जो मुद्रा है, मौद्रिक इकाई, उसका मूल्य अगर विदेशी विनिमय दर के मुताबिक कम हो जाए तो वह अपने देश की मौद्रिक उपलब्धता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कम कर देता है और वह सोने का उपयोग करना शुरू कर देता है। इससे जब उसके देश की मौद्रिक इकाइयों की उपलब्धता या आपूर्ति कम हो जाती है तो स्वतः उसका मूल्य जो होता है वह बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये स्वर्ण आयात और निर्यात के माध्यम से ही जो विदेशी विनिमय दर हैं वो अनुकूल अपने की जा सकती हैं। तो वो परिवर्तन भी आयात और निर्यात बिंदुओं के बीच ही होते हैं। जब परिवर्तन इन बिंदुओं को पार कर जाता है तो स्वर्ण का वास्तविक हस्तांतरण होने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का यानी कि जैसे ही जो विनिमय दर है वह बहुत जो सामान्य जो परिवर्तन होते हैं उनसे अगर इधर उधर निकल जाए तो कहीं ना कहीं जो सोना है उसका वास्तविक हस्तांतरण अर्थात आयात और निर्यात शुरू हो जाता है। ये वही बात है जो मैं अभी बोल चुका था। अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक। एक तरह से मुद्रा के जो मुख्य कार्य हैं वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान करता है, मूल्य के मापक का और विनिमय के माध्यम का। तो ये इसका एक बहुत बड़ा गुण है। इसके ये दोनों गुणों को हम अगर समझना चाहें बिंदुवार तो भारत भुगतान के साधन के रूप में स्वर्ण विश्व में एक सर्वमान्य धातु है। स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात के कारण विदेशी व्यापार और भुगतानों में अत्यधिक सुविधा हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में स्थिरता। स्वर्णमान वाले देशों के मध्य निकट संबंध होता है। स्वतंत्र विदेशी व्यापार तथा स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात के कारण स्वर्णमान वाले राष्ट्रों में कीमतों की भिन्नता स्वर्ण के आयातों द्वारा कुछ समय पश्चात स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि स्वर्णमान वाले जो देश हैं उनके मध्य निकट संबंध होता है, यानी कि स्वतंत्र विदेशी व्यापार के तथा स्वर्ण के स्वतंत्र आयात निर्यात के कारण स्वर्णमान वाले जो राष्ट्र होते हैं उनकी कीमतों में भिन्नता स्वर्ण के आयातों द्वारा या निर्यातों द्वारा कुछ समय पश्चात अपने आप समाप्त होती है। स्वर्ण के मूल्य में स्थायित्व। विश्व के अनेक देशों में मुद्रा का आधार स्वर्ण होता है जिसमें विभिन्न मुद्राएं परस्पर संबद्ध रहती हैं, तो स्वर्ण का भी मूल्य स्थिर रहता है या स्थायी रहता है। स्वचालित मान। ये एक ऐसा मान है जो कि बगैर किसी सरकारी हस्तक्षेप के चल सकता है और इसीलिए इसको स्वचालित मान भी कहा जाता है। इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता फिर नहीं पड़ती है इसके सफल कार्यकरण के लिए, यानी कि इसको सही से संचालित करने के लिए। जनता का विश्वास। कई कारणों से इस मौद्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास होता है। पहला है पत्र मुद्रा तथा सांकेतिक सिक्के स्वर्ण में परिवर्तनीय होते हैं। स्वर्ण समस्त विश्व में सहर्ष स्वीकार की जाने वाली बहुमूल्य धातु है। तीसरा, मुद्रा की मात्रा के स्वर्ण कोशों से प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण
पत्र मुद्रा के अधिक निर्गमन का कोई भय नहीं रहता, तो जनता का इसीलिए भरोसा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान के इतने सारे गुण आपने पढ़ लिए, कुछ दोष भी होंगे तभी तो ये ख़त्म हुआ। तो आइए जानते हैं दोष कौन से हैं। सबसे पहली बात, मौद्रिक स्वतंत्रता की समाप्ति। स्वर्णमान वाले देश एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अतः कोई भी देश अपनी घरेलू आर्थिक दशाओं के अनुरूप स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं अपना पाता। महंगा मान, इसमें मुद्रा का आधार स्वर्ण जैसी बहुमूल्य धातु होती है। स्वर्ण सिक्कों, स्वर्ण कोशों के रूप में स्वर्ण का अपव्यय होता है, अतः यह एक अत्यंत खर्चीला मान है। आंतरिक कीमत स्थिरता का परित्याग। विनिमय स्थायित्व, एक्सचेंज स्टेबिलिटी। आंतरिक कीमत स्थायित्व यानी इंटरनल प्राइस स्टेबिलिटी। विनिमय स्थायित्व और आंतरिक कीमत। देखिए, विनिमय का मतलब होता है एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ संबंध, और आंतरिक कीमत यानी कि देश के भीतर जो मुद्रा का मूल्य है। ये दो मौद्रिक उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त करना संभव नहीं होता है। दरअसल स्वर्णमान के नियम देश को इस बात के लिए बाध्य करते हैं कि वह आंतरिक कीमत स्थिरता का परित्याग करके विनिमय स्थिरता को बनाए रखे। तो इससे होता यह है कि आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार के उद्देश्यों को छोड़ करके साइड लाइन करके विनिमय स्थिरता प्राप्त करने में सारे के सारे देश लगे रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं घातक है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। स्वचालकता का अभाव। इस मुद्रामान को संबंधित राष्ट्रों के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रबंधित करना पड़ता है, और इस दृष्टि से इस व्यवस्था को स्वचालित कैसे कहा जा सकता है। संकटों का अन्य राष्ट्रों को हस्तांतरण। इस संबंध में प्रोफेसर विलियम्स कहते हैं कि स्वर्णमान समय समय पर एक देश से दूसरे देश में मंदी और तेजी जैसे भयानक रोगों को फैलाने का उत्तम साधन रहा है। ये इसका एक दोष है प्रमुख। मुद्रा संकुचन का भय। स्वर्ण गंवाने वाले राष्ट्र पर अपनी मुद्रा के परिमाण में कमी करने का कानूनी दायित्व होता है, जबकि स्वर्ण पाने वाले राष्ट्र को अपनी मुद्रा के परिमाण में वृद्धि करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। तो इसके अतिरिक्त प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति में स्वर्ण के निर्यात से मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न होने का भय रहता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो राष्ट्र के पास स्वर्ण ज़्यादा हो जाता है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वह उतनी मात्रा मुद्रा की अपने यहाँ बढ़ाए, लेकिन जिसके यहाँ कम हो जाता है उसे रिडक्शन करना होता है। तो धीरे धीरे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त। तीव्र आर्थिक विकास है तो आर्थिक नियोजन की नीति अपनाने वाले राष्ट्रों के लिए स्वर्णमान के खेल के नियमों को पालन करना संभव नहीं होता। अब स्वर्णमान के खेल के नियम मतलब क्या है कि इसमें आपको आंतरिक मूल्य की चिंता किए बिना, रोजगार की चिंता किए बिना केवल विनिमय दर को स्थायी करने में लगना होता है, जो कि विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त भी है, संभव भी नहीं है। और ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि स्वर्णमान सुख का साथी होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान भी सुख का ही साथी है। संकट काल में ये साथ छोड़ देता है और इतिहास गवाह है कि इसने साथ छोड़ दिया है। अभी एक शब्द आया, स्वर्णमान के खेल के नियम, रूल्स ऑफ द गेम ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, जल्दी से हम इसे जान लेते हैं। देखिए, स्वर्णमान की स्वयं संचालकता इसके कुछ नियमों पर निर्भर करती है। अगर उनके नियमों का पालन हो जाए तो स्वर्णमान जो है इसका सफल संचालन हो जाता है। कीन्स ने स्वर्णमान के खेल के नियम, इसी चीज़ को स्वर्णमान के खेल के नियम कहा है। क्राउथर कहते हैं कि स्वर्णमान एक ईर्ष्यालु देवता है, यह तभी कार्य करता है जब एकमात्र इसी की उपासना हो। तो एक पहला नियम क्या है, स्वतंत्र व्यापार। स्वर्णमान की स्थापना के लिए, सफलता के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राष्ट्रों द्वारा मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की नीति का पालन किया जाए, अर्थात राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो। अब स्वतंत्र व्यापार के परिणाम स्वरूप भुगतान शेष संतुलित रहेगा तथा प्रत्येक देश को आवश्यकता अनुसार स्वर्ण मिलता रहेगा। इससे प्रत्येक देश में मुद्रा का आवश्यकता अनुसार विस्तार और संकुचन होता रहेगा। ये कितनी आदर्श और कितनी सुंदर सी स्थिति है। दुर्भाग्य ये है कि ऐसा हो नहीं सकता प्रत्येक देश के मध्य। दूसरी बात, स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात। स्वर्ण के आयात निर्यात पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना होगा। यदि कोई राष्ट्र स्वर्ण के निर्यात पर रोक लगा देता है तो उसके पास स्वर्ण के भंडार अधिक हो जाएंगे, जिसके विपरीत अन्य देशों में स्वर्ण की कमी हो जाएगी और उसे विवश होकर स्वर्णमान का परित्याग करना पड़ेगा। तो स्वर्ण का स्वतंत्र आयात निर्यात भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नियम 3, लोचदार अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था लोचदार होनी चाहिए, मतलब देश के स्वर्णकोश में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार मुद्रा की मात्रा में भी तुरंत आनुपातिक परिवर्तन किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में,
जिस देश में स्वर्ण का निर्यात होता है वहाँ मुद्रा संकुचन होना चाहिए, जबकि स्वर्ण आयात वाले देश में मुद्रा का प्रसार होना चाहिए। क्राउथर कहते हैं कि स्वर्णमान का स्वर्णिम नियम यह है कि जब देश में स्वर्ण आ रहा है तो शाखा का विस्तार करो, और जब स्वर्ण देश से बाहर जा रहा है तो शाखा का संकुचन करो। बट वही दुर्भाग्य कि जब देश में स्वर्ण जा रहा होता है तब हम शाखा का संकुचन करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन जब देश में स्वर्ण आ रहा होता है तो मुद्रा का विस्तार या प्रसार हम नहीं करते। यहाँ पे एक दिक्कत आती है। संतुलित भुगतान शेष, देखिए स्वर्णमान के सफल संचालन के लिए संबंधित देशों का भुगतान शेष संतुलित होना चाहिए। इससे किसी भी देश को बड़ी मात्रा में स्वर्ण का आयात और निर्यात नहीं करना पड़ेगा। स्वयं का बड़े पैमाने पर आयात निर्यात मौद्रिक व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न कर देता है। स्वर्ण कोषों की पर्याप्त मात्रा, स्वर्णमान की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इसे अपनाने वाले देशों के पास स्वर्ण के पर्याप्त भंडार होने चाहिए। यदि किसी देश के पास पर्याप्त मात्रा में सोना नहीं है तो वह ना तो अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाएगा और ना ही भुगतान शेष के असंतुलन को ठीक कर पाएगा। इसके अतिरिक्त संबंधित देशों में स्वर्ण कोषों के वितरण में असमानताएं नहीं होनी चाहिए। स्वर्ण समता दरें, स्वर्णमान वाले देश में जनता का मुद्रा में विश्वास हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि स्वर्ण समता दरें यानी कि गोल्ड पैरिटी रेट्स स्थिर रहें। यह स्थायित्व मौद्रिक अधिकारी द्वारा असीमित मात्रा में स्वर्ण के क्रय विक्रय द्वारा लाया जा सकता है। राजनीतिक स्थिरता, स्वर्णमान की सफलता के लिए इसे अपनाने वाले देशों में राजनीतिक स्थिरता का होना आवश्यक है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में लोगों का सरकार में विश्वास कम हो जाता है। वे स्वयं स्वर्ण का संचय करने लगते हैं, जिससे स्वर्ण तथा मुद्रा की पूर्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूसरा, स्वर्ण देश से बाहर जाने लगता है। स्वर्ण के निरंतर निर्यात के कारण देश के लिए स्वर्णमान को अपनाए रखना कठिन हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्राप्ति की सुविधा, स्वर्णमान वाले देशों के मध्य ऋण प्राप्ति की सुविधाएं होनी चाहिए ताकि कोई देश भुगतान असंतुलन की स्थिति में अन्य देशों से ऋण लेकर अपने भुगतान शेष को संतुलित कर सके। 9, पूंजी का अधिक प्रवाह नहीं, स्वर्णमान वाले देशों के मध्य पूंजी का अल्पकालीन प्रवाह तो संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, किंतु पूंजी का दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह हानिकारक होता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान की सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि इसे अधिक से अधिक देशों द्वारा अपनाया जाए और उनमें पारस्परिक सहयोग हो ताकि स्वर्णमान में स्वचालकता का गुण बना रहे। अब ऐसे क्या कारण रहे कि स्वर्णमान का पतन हो गया, इसे हम जानेंगे, लेकिन कल के वीडियो में। आज के लिए इतना ही। इसे बहुत ध्यान से सुने और इनसे संबंधित जो होमवर्क है वो आपको करना है। मैं आपको बता दूं कि आज जो आपको प्रश्न लिखने हैं वो लिखना है कि जो राष्ट्रीय स्वर्णमान है या घरेलू स्वर्णमान है इसका क्या अभिप्राय है और इसके गुण दोष कौन कौन से हैं। प्रश्न संख्या 2 लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान से क्या अभिप्राय है और इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। तीसरा, स्वर्णमान के खेल के नियमों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसमें समस्त 10 बिंदुओं को लिखना है। तो इस तरह से ये 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कल के वीडियो में पूरा करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।